Hello dear student, myself Ramanand Shukla from LPM Public School, Bhola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to read SST of class 5th, chapter 6. Dear student, our today's topic is the temperate grassland region. In this video we read about the temperate grassland region of the world. In starting, we are going to start this chapter. This painting show life in the grassland of North America. Study it and then answer the following questions. ये स्टूडेंट आपके सामने एक पेंटिंग है जो ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका को दिखा रही है। आपसे बोला जा रहा है कि आप इसकी स्टडी करिए और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं आप उसके आंसर दीजिए। फर्स्ट, व्हाट एक्टिविटी डज दिस पेंटिंग शो? आपको कौन सी एक्टिविटी इसमें दिख रही है? जाहिर सी बात है बच्चों, इसमें हंटिंग एक्टिविटी दिख रही है ना, हमें हंटिंग हो रही है। इफ़ यू गो टू नॉर्थ अमेरिका नाउ, डू यू थिंक यू विल सी समथिंग like this? Give reasons for your answer. How do you think life in North America at present is different from what this painting show? Dear student, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में अमेरिका जा रहे हैं तो क्या आपको वहाँ ऐसा कुछ दिखेगा? तो इसका आंसर है नो। और इसका क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अब वो डेवलप हो चुका है। ये जो आपके सामने पेंटिंग है ये बहुत पहले की है, तो अब वहाँ पे ऐसा आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा पेंटिंग में बता दूँ, ये जो आपको जो सांड जैसे जानवर दिख रहे हैं ना, ये बिसन्स। यू कुड ट्राई एंड पेंट दिस पिक्चर, डिस्प्ले योर पेंटिंग इन क्लास। आपसे बोला जा रहा है आप इसको डिस्प्ले करिए आपकी क्लास में पेंटिंग कर लीजिए, ठीक है। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। After studying about life in the different climatic regions located in the torrid zone, we now move on the temperate zone, which enjoys a climate that is either too hot nor too cold. ये स्टूडेंट, अब तक हमने टॉरिड जोन के क्लाइमेट्स को पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन। उसके बाद हमने पढ़ा द हॉट डेजर्ट रीजन। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लाइफ ऑफ टेम्परेट zone. Here the climate is neither too hot nor too cold. Mean to say, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो न तो बहुत ठंडा होता है न ही बहुत गर्म होता है। A large part of the temperate zone, as we can see from the given map, is covered by natural grassland. Dear student, temperate zone का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो नेचुरल ग्रास से, मतलब वहाँ पे नेचुरल ग्रासलैंड है, मतलब प्राकृतिक घास के मैदान है। That's why it is also called grassland region. Dear student, in this page there is a HOTS, high order thinking skills. Then here is a question: what is the difference between the hunting for food and hunting for pleasure? Should both forms of hunting be banned? Have a debate or discussion in class. तो आपसे पूछा जा रहा है कि hunting for food and hunting for pleasure. तो बेटा, हंटिंग फॉर फूड का मतलब जब एक मनुष्य अपने भोजन के लिए हंटिंग करता है तो उसे हम बोलेंगे हंटिंग फॉर फूड। और अगर कोई अपनी खुशी के लिए, मतलब अपनी खुशी दिखाने के लिए अगर शिकार करता है तो उसको हम बोलेंगे हंटिंग फॉर प्लेजर। और डियर स्टूडेंट, इन दिस टाइम बोथ फॉर्म ऑफ हंटिंग आर बैन, मतलब ये दोनों जो फॉर्म है वो हंटिंग के बैन है। और आपसे बोला जा रहा है कि आप अपनी क्लास में एक डिबेट या डिस्कशन इस पर ऑर्गेनाइज करिए। तो आप अपने ग्रुप में भी इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नाउ इन पेज नंबर 42, आर वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ दैट लैंड वेयर मेनी ग्रासेज ग्रो। ये एक ऐसा टुकड़ा होता है ज़मीन का जहाँ पे बहुत सी ग्रासेज ग्रो करती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस ग्रास। The temperate grassland extend between
23.5 degree and 66.5 degree, both in the northern and the southern hemisphere. अगर डियर स्टूडेंट हम साउदर्न हेमिस्फीयर में इसके लोकेशन की बात करें तो ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में पड़ता है। इसको अदर वर्ड में अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक। It's clear everybody? Dear student, in the map you can see also the temperate grassland of the world. It's colored in green color. There are known by different names in the different places. In the northern hemisphere they are known as the prairies in Canada and USA. Dear student, ये जो temperate grasslands हैं इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है इन कंट्रीज कनाडा एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द स्टपीज इन रसिया, इसको रसिया में स्टपीज के नाम से जाना जाता है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दे आर नोन एज द पंपाज इन अर्जेंटीना, द डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, द वेल्ड इन साउथ अफ्रीका। जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इसे पंपाज के नाम से अर्जेंटीना में जाना जाता है, डाउन्स के नाम से ऑस्ट्रेलिया में, और वेल्ड के नाम से साउथ अफ्रीका में जाना जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन। टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द एरियाज वेयर द समर आर शॉर्ट एंड वार्म एंड विंटर्स आर लॉन्ग और कूल। ये स्टूडेंट, यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गर्मियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं और जो सर्दियाँ होती हैं वो लंबी होती। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द नो मोर दैट इज गिवन इन द पेज नंबर 42. द Chinook is a hot wind that blows over the prairies in spring after the bitterly cold winter. This wind brings great relief to people living in the prairies. It helps melt the snow on the pictures, after which crops can be sown and animal can be driven out to graze in the fields. Dear student, there is a hot wind, Chinook. They blows in prairie region in spring time आफ्टर द बिटरली कोल्ड विंटर। मतलब एक लंबे सर्दी का जो समय होता है जो पूरा प्रेरी रीजन को फ्रीज कर देता है, उसके बाद एक हॉट विंड चलती है, इसका नाम है चिनूक, और ये वहाँ के लोगों के लिए एक रिलीफ का काम करती है। इसके अलावा जो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है उसको मेल्ट करने में भी ये हेल्प करती है। तो इस वजह से जब वो मेल्ट होती है तो जो सॉइल है उसमें पॉस्चर उगता है, मतलब घासें उगती हैं और फिर जानवर उसको चरते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो जब बर्फ़ फट जाती है ज़मीन से तभी उगाई जाती हैं। तो ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बहुत हेल्पफुल है। और इस हॉट विंड का क्या नाम है? चिनूक। यू रिमेंबर इट। नाउ यू आल ओपन पेज नंबर 43। ये स्टूडेंट, अब हम पेज नंबर 43 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राइट वैल्यूज़ पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, द लाइफ ऑफ सम अमेरिकन इंडियन ट्राइब डिपेंड ऑलमोस्ट इंटायर ऑन हंटिंग एट द बुफेलो, बट फॉर दीज ट्राइब्स buffalo hunting was not done for sport. They harvested the buffalo in order to live and use every part of the buffalo. They took them nature just as much as they needed to survive. If all of us could live by the same values, we could save the earth. Dear student, here described American Indian tribe, जो कि पूरी तरह से बफेलोज जो आपने पहले
अभी आपने जो सबसे पहला पेंटिंग देखा उसमें जो आपको बफेलो दिख रहे हैं जिनकी हंटिंग हो रही है, तो उनकी हंटिंग करते थे। उनकी हंटिंग के अलावा वो उनको इस्तेमाल करते थे, जैसे आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर में। और अगर वो हंटिंग करते थे तो उनके सभी हिस्सों को इस्तेमाल में लेते थे। हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से उनका पूरा उपयोग करते थे। तो हमें बताया जा रहा है कि अगर हम सभी लोग उनकी तरह से नेचर के साथ इको फ्रेंडली मैनर में काम करें तो हम जो हमारी अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से डिस्ट्रॉय हो रही है, हम उसको बचा पाएँ। इट्स क्लियर एवरीबॉडी? नाउ वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 43. Dear student, now our today's video is completed and we read about the other points related to this chapter in our next video. So thanks for watching everybody.